हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेईई मेन का फेज 2 एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 2 अप्रैल से। तो आज ही हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं 2 अप्रैल मॉर्निंग फेज शिफ्ट मॉर्निंग के कुछ क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ये स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं, तो ये दीज आर द क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब एग्जाम में तो आए हैं, लेकिन बच्चों से पूछने पर जिन्होंने जो बताया वो क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पे, और उन्हीं क्वेश्चंस को, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम आज अभी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, क्योंकि हो सकता है आपके नेक्स्ट जब भी आपका फेज हो जेईई मेन का, क्या पता उसमें कोई क्वेश्चन मैच कर जाए। तो पूरा वीडियो देखे, लास्ट तक देखे, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देखे जो कि जेईई मेन के एग्जाम में आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, ध्यान रखिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओनली एक सिंगल करेक्ट आंसर है इसमें। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए। द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज, अच्छा डायमेंशन तो देख लेंगे। पहली बात तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या फॉर्मूला है या फिर कोई समथिंग एल्स, कोई अलग ही क्वांटिटी दे रखी है बेटा। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और ई की डायमेंशन पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हर किसी को याद नहीं होती एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। लेकिन ये पूरा टर्म तो याद होगा। पूरा टर्म क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हम वॉल्यूम से देखते हैं, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताइए एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, सबको पता है, m1 L2 T - 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन तो सबको पता होगी बेटा। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, m1 L-1 और T - 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए बेटा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। A wooden cubic block of relative density 0.4 is floating in water. Side of cubic block is 10 centimeter. When a coin is placed on the block dips 0.3 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द कॉइन। अच्छा क्या कह रहा है बेटा, एक मान के चलो क्यूबिक ब्लॉक है इस तरीके का, वाटर की सरफेस पे ऐसे फ्लोट कर रहा है, मतलब डिप नहीं है पानी के अंदर, ऐसे वाटर की सरफेस पे ही फ्लोट कर रहा है, और इसकी जो डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। लेकिन जैसे ही हमने एक कॉइन रख दिया इसके ऊपर, जैसे ही मान के चलो एक कॉइन हमने इसके ऊपर रख दिया, तो इसकी वजह से ये कितना अंदर चले गया पानी के अंदर, ये पानी के अंदर 3 सेंटीमीटर पानी के अंदर चले गया बेटा। कितना सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ जो वेट है कॉइन का, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द कॉइन। अच्छा मुझे बताओ जो कॉइन का जो वेट है बेटा, वेट ऑफ द कॉइन, क्या हम कह सकते हैं क्या, जितना पार्ट पानी में डूबा है उसको कौन बैलेंस करेगा, इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा। अच्छा इसका जो वेट है, और अब देखो नीचे भी फ्लोट कर रहा है, 0.3 सेंटीमीटर जाने के बाद भी फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब वेट बैलेंस है। तो कॉइन का वेट किसको बैलेंस करेगा, जो इस पोर्शन पे जो अपथ्रस्ट लगा है। तो अपथ्रस्ट ऑन इमर्ज्ड पार्ट, इमर्ज्ड पार्ट पे जो अपथ्रस्ट लगा है उसका वैल्यू लिख दे रहा है। अच्छा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो v इंटू जी। अच्छा रो तो इज द लिक्विड की डेंसिटी, v इज द वॉल्यूम इमर्ज्ड, जितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है, और g इज द ग्रेविटी। तो ये वेट हमारा वेट ऑफ द कॉइन आ जाएगा। अच्छा रो ऑफ लिक्विड, अच्छा कौन सा लिक्विड है ये देख लेते हैं एक बार। क्यूबिक ब्लॉक ऑफ रिलेटिव डेंसिटी फ्लोटिंग इन वाटर। अच्छा वाटर है, तो वाटर का जो डेंसिटी होती है 10⁻3। वॉल्यूम इमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है बेटा, ये देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा एरिया कितना हो जाएगा, इसकी सरफेस का एक एरिया कितना होता है बताइए, 10 × 10
सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो हो गया एरिया इनटू कितना लेंथ इमर्स्ड है पानी में, वो भी देख लेते हैं। 0.3 सेंटीमीटर में तो 10 की पावर -2 लगा देंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ लिख देते हैं। 10 की पावर -2 इंटू ग्रेविटी, जी कितना है बेटा 10। अच्छा यहाँ से अब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ देख लेते हैं। देखो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -4 कट गया, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 कट गया, तो आंसर आ गया 0.3 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, 0.3 न्यूटन। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। क्या आपको समझ में आया होगा बेटा? एक बार ध्यान दीजिए, एक बार इसको रिवाइज कीजिए वापस से इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे किया। क्योंकि जब पहले फ्लोट कर रहा था, पहले भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, जैसे ही कॉइन डाला तो वो जितना पार्ट आया वो नीचे गया, फिर वापस से फ्लोट करने लग गया। मतलब कॉइन का जो वेट है, जो पानी के अंदर जो वॉल्यूम गया, उसका अब थ्रस्ट बैलेंस उसका करेगा, कॉइन का वेट बैलेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही क्लास में करवा दिया जाता है, लेकिन आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कंसीडर टू अरेंजमेंट ऑफ वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट। अच्छा, दो कंडीशन है, इस तरह की और इस तरह की। तो दोनों कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का आपको रेशियो लेना है। तो मैंने मान लिया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेता हूं, तो पहले हम B1 लिखते हैं बेटा। चलो B1 कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। ये एक इनफाइनाइटली वायर है, लेकिन यहां से जाके ये एक फिक्स्ड हो जा रहा है, और इसकी जो रेडियस है R, और ये भी सेम है। पहले तो इसके कारण इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि, तो थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट की तरफ ध्यान दो, जिस पॉइंट की तरफ हमें लेके आना है उसका मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ। तो इसके कारण अंदर की तरफ, और इसके कारण अगर देखेंगे तो भी अंदर की तरफ, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चलो ये बताइए। एक एंड से हम देखें तो म्यू नॉट आई, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, 4 पाई, यहां से यहां तक की लेंथ L होती है, लेकिन यहाँ रेडियस है R के इक्वल, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा कितना है देखो, एक एंड से तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक से 0 बन रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा वायर फर्स्ट देखो ध्यान दो, दिस इज द वायर फर्स्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है बेटा, ध्यान दो। अब मुझे एक बताओ, साइन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक के कारण है, तो ऐसे कितने कितने वायर हैं। जस्ट मुझे एक बार इसको रिफ्लेक्ट, इसको यहाँ पे रफ कर लेने दो। अब देखो यहाँ पे ये कितने वायर है, 1 और 2, तो 2 के कारण सेम डायरेक्शन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, सर्कल के कारण, अच्छा सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, पूरे सर्कल के कारण। लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R का 4R। तो दिस इज द B1, हम कह सकते हैं दिस इज द B1। तो B1 कितना हो गया, अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो अच्छा म्यू नॉट, ऐसा करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 अपॉन पाई प्लस 1, तो ये अंदर बचेगा। ये तो हो गया फर्स्ट के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। तो मुझे बताओ, ये B2 है बेटा, B2 का कारण देख रहे हैं। अच्छा मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ, लेकिन इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा एट द सेंटर 0, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो अलोंग द लाइन ही है बेटा। ये लाइन के जो वायर की लाइन में ही जो पॉइंट आता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसके कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R इंटू साइन 90 प्लस 0, वही केस। लेकिन दूसरे के कारण 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अब क्या वायर इस तरह, तो इसके कारण 0 हो गया। और इस सर्कुलर लूप के कारण हमें पता ही है कितना होगा सेंटर पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, लेकिन पूरे के कारण होता है 2R, तो आधे के कारण कितना हो जाएगा 4R, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से B2। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1।
अब देखो यहाँ पे B1 और B2 का अगर रेशो निकालना है तो यहाँ पे B1 और B2 का रेशो लिख लीजिए, B1 अपॉन B2। अच्छा मुझे बताओ ये म्यू नॉट I अपॉन 4R कट गया तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 अपॉन पाई प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1। तो बताइए तो क्या पाई से पाई कट गया तो 2 प्लस पाई और यहाँ पे हो गया 1 प्लस पाई। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सही यहाँ पे। तो आई थिंक द ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर हियर। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो जेईई मेंस के एग्जाम में आपने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस ऑन अ डायटोमिक गैस रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। अच्छा डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का आपसे रेशियो पूछा है फॉर डायटोमिक गैस। अच्छा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, वर्क डन। अब देखो डेल्टा क्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है डेल्टा क्यू, एनसीपी डेल्टा टी, रेशियो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। अच्छा वर्क डन क्या होता है जनरल, एनआर डेल्टा टी, सबको पता है, डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी। अच्छा एन से एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो रेशियो क्या बचा हमारे पास, सीपी, सीवी और आर। अच्छा सीपी क्या होता है आपको पता है, फॉर डायटोमिक गैस। सीपी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, एफ आर बाई 2, ये पता, बस एक चीज पता रखो। तो इसका कितना हो जाएगा, एफ आर बाई 2 प्लस आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी सीवी प्लस आर, और इसका आर, तो आर से आर कट गया, यहाँ पे भी कॉमन लेके उड़ा देंगे। तो यहाँ पे एफ बाई 2 प्लस 1, एफ बाई 2 रेशियो 1। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है फॉर डायटोमिक गैस, आपको पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस इज 5। तो 5 पुट करेंगे तो 5 बाई 2 प्लस 1 और यहाँ पे 5 बाई 2 रेशियो 1। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 7 रेशियो 5 रेशियो 2। तो दैट इज आंसर, यू कैन सॉल्व इट बेटा। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज सच इसका कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये हम जनरल आपके मतलब क्या कह सकते हैं, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इन सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजिशन थीटा एंड द टाइम टी आर रिलेटेड एज। अच्छा थीटा और टाइम का एक रिलेशन दिया है, द एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली बात तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन यार थीटा का रिलेशन है तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, पहले तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो कितना होगा 5 बाई 4 एज इट इज। तो T4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब माइनस T3 का टी क्यूब का 3t स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज नीचे का। तो यहां से 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ओमेगा कितना आ गया 5t की पावर क्यूब और t स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट, दिस इज ओमेगा। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा, वापिस से फर्दर डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा 15t स्क्वायर, एक पावर माइनस में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आगे माइनस 2t। ठीक है, तो अब इसमें अब अल्फा पूछ रहा है टी से 10 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, तो कितना हो गया ये, तो 100 1500 हो गया ये। तो अब कितना बचेगा -20, तो कितना हो गया ये 1480 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन और भी है, तो इस वजह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से पॉज करके या फिर रिवर्स करके आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन आइडियल गैस हैविंग Cp और Cv2R find the work done by the 1 mole of the gas in adiabatic expansion of pressure reduces
8 बार टू 1 आवर, और इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है भाई, मैंने मान लिया ये बात कि बोल रहा है कि इनिशियल प्रेशर 8 था और फाइनल प्रेशर कितना है 1। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल टेम्परेचर को हम केल्विन में पुट करते हैं, तो इंडिविजुअल 273 ऐड कर दो इसमें, तो केल्विन में कितना हो गया ये 3 और 7 11, और ये कितना हो गया 413 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे टी फाइनल क्या होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम इनिशियल लगा सकते हैं दोनों के आगे, तो पी फाइनल 1 माइनस गैमा और टी फाइनल की पावर गैमा, दिस इज द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टी फाइनल निकालना है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, टी फाइनल इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं इसको, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल की पावर 1 माइनस गैमा। अब देखो यहाँ पे गैमा का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे टी इनिशियल की पावर हट जाएगी गैमा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग फाइनल टेम्परेचर। तो पी इनिशियल कितना था यहाँ पे 8 और पी फाइनल कितना है 1, और टी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 413, और यहाँ पे 1 माइनस गैमा। गैमा कैसे निकाले, हाँ जो गैमा तो निकाला ही नहीं बेटा। अच्छा गैमा क्या होता है, गैमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी कितना दे रखा है 3r अपॉन 2r, तो हमारे पास गैमा आ गया 3/2, तो गैमा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो 3/2 अपॉन 3/2, तो कितना हो गया 1 माइनस 3/2, तो माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 8 की पावर माइनस 1/3 बचेगा यहाँ पे इंटू 413, तो 8 की पावर माइनस 1/3 कितना होता है, नीचे लेके चल जाओ, तो 413 अपॉन 2, क्योंकि 2 की पावर 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -1, तो नीचे आ गया हमारे पास, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। अभी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया, ये और अब देखो फाइनल टेम्परेचर ही हमें पता करना था। अब हमसे पूछा गया है वर्क डन। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो दो फॉर्मूले, दो तरीके से हम फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं, या तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट एन सीपी। देखो आपको पता होता है कि चेंज इन हीट कितनी होती है आइडियाबैटिक प्रोसेस में 0, तो हम लगा सकते हैं कि एन सीवी डेल्टा टी लगा सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास एडियाबैटिक, इसके आंसर से इससे भी आंसर निकल सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ये क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से निकला है हमारे फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ब्रैकेट में आर, ठीक है, और यहां पे गैमा -1, तो बताइए टी फाइनल कितना है यहाँ पे, बताइए वर्क टी फाइनल कितना है, टी फाइनल हमारा निकल गया 413 अपॉन 2 माइनस टी इनिशियल 413 अपॉन गैमा -1, गैमा कितना है 3/2 -1 इंटू आर, तो कितना हो गया बेटा, तो ये हाफ में से हाफ गया, तो यहाँ पे भी हाफ बचेगा, तो ये हो गया 413/हाफ, ऊपर ये बचेगा और नीचे क्या बचेगा -1/2 इंटू आर, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 413 आर। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में भी 413 आर, तो ऐसा है कोई ऑप्शन ऐसा, हाँ ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इससे भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मोल कैसे, तो 1 लिख दिया, CV इक्वल टू हमारे पास 2R दे रखा है, और चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। लेकिन हमें जरा ऐसा फॉर्मूला लिखवाया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो हमने ये इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन YDXC एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। इन YDXC experiment wavelength of light used is 620 nanometer, lambda is given 620 nanometer, ठीक है, and the separation between slits is 0.2 mm। अच्छा d स्मॉल d दे रखा है कैपिटल D, this is the small d slips separation between slits, तो which is 0.2 mm। तो फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अच्छा एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है ओमेगा, एंगुलर फ्रिंज में थीटा भी बोल सकते हैं हम, तो ओमेगा निकालने का एक फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन डी स्मॉल, ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इस्तेमाल कर लो बेटा, दो चीजें गिवन है आंसर निकल जाएगा, लैम्बडा अपॉन डी, तो 620 नैनो की पावर 10 की पावर -9, और डी कितना है 0.2 mm, m मतलब 10 की पावर -3, तो ये कट गया पूरा, तो हमारे पास कितना हो गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो
एक 00 इंटू 10⁻⁻6, तो दैट इज द आंसर। तो आंसर हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द आंसर। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट हियर? 3.1 इंटू 10⁻⁻4, देख लीजिए। तो दिस मस्ट बी द आंसर, क्योंकि वो आंसर इसलिए नहीं हो सकता, 3.1 इंटू 10⁻³ दे रखा है बेटा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ हुई है तो बता दीजिएगा एक बार। नैनो 10⁻⁹, मिली मतलब 10⁻3, ठीक है। तो 0.2 हमने ऐसे एक जीरो पर चढ़ा दी यहाँ पे, 31 टाइम्स, ओके 3100 टाइम्स, और 10⁻⁻6। अच्छा 3 पॉइंट ले, 1 2 3, सॉरी, तो 1 2 3 निकालेंगे तो 10⁻⁻3। तो आंसर दिस विल नॉट बी द आंसर, तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 आंसर, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा हमने गलत देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो photons of wavelength lambda and 3 lambda incident on a metal surface if stopping potential for the ejected photoelectrons is 4 V0 and V0 respectively, find the threshold wavelength। अच्छा क्या बोल रहा है कि सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो हम इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, SC/λ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और जो हम मेटल को एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये सबको पता होगा बेटा। तो ध्यान दो, E इक्वल टू पहली कंडीशन में अगर हम लगाएं तो SC/λ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, SC/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, अच्छा पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्टॉपिंग EV0, पोटेंशियल कितना है पहला 4V0, तो 4V0 पहले के लिए, ठीक है। दूसरे कंडीशन में SC/λ कितना है, लैम्बडा है 3λ, और वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा अभी भी, प्लस इसका पोटेंशियल कितना है V0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं? फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तो फाई निकालना पड़ेगा बेटा पहले, तो फाई निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे आप काट तो नहीं सकते, तो इसको ऐसा करो, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4V0 कैंसिल आउट हो जाए। तो SC/λ, तो इसका हो जाएगा 4/3 SC/λ इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 प्लस 4V0। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा 4V0 कैंसिल, और 4 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 5, और यहाँ पे बचेगा 4/3 SC/λ में से माइनस गया SC/λ, तो कितना बचेगा 3 5 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, तो 1/3 SC/λ, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9 लैम्बडा SC/9λ। तो दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी यहाँ पे, देखो ये लैम्बडा डैश, अब देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं SC/λ डैश, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो SC से SC कट गया, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स लैम्बडा, तो यहाँ पे आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वुड बी 9 लैम्बडा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,